तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों होली चली गई, बहुत दिन से होली का इंतजार था, होली चली गई। बहुत सारी चीजों का इंतजार था, वो चीजें आ गई, जिनमें से एक चीज का इंतजार हमें नहीं था, वो गर्मी है और वो भी आ गई है। तो गर्मी आ गई है, खुद को बचा के रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहें क्योंकि पढ़ाई ही करना है और लगातार पढ़ाई करना है। पढ़ाई एक ऐसी क्रिया है जो अनवरत करती रहना है, जिसमें कमी नहीं करना है, जिसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक, आज नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक नए टॉपिक से श्री गणेश करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है साथियों, जिसका नाम है आलोचना। ठीक है, आलोचना। आलोचना एक ऐसा टॉपिक है जो आप सबके यहां सिलेबस में अलग से नहीं दिया गया है। अगर आप पेपर उठा के देखें तो आलोचना से 5 से 7 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, लेकिन आपके यहां पाठ्यक्रम में आलोचना संबंधित कोई टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या समझें? तो यहां पर आलोचना क्या है? एक विधा है। और किस रूप में एक विधा है, किसकी एक विधा है, तो यह भी हम समझ लेते हैं। दरअसल जब हम साहित्य वांग्मय की बात करें, तो वांग्मय की जब हम बात करते हैं, जब हम वांग्मय की बात करते हैं तो वांग्मय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला साहित्य, शास्त्र और वार्ता। पुनः साहित्य के जो भेद किए जाते हैं, साहित्य के जो भेद किए जाते हैं वह गद्य, पद्य और चंपू। पुनः गद्य के भेद किए जाते हैं, गद्य के 2 भेद किए जाते हैं, जिन्हें हम कथा साहित्य और कथेतर साहित्य में रखते हैं। जब हम गद्य की बात करें तो कथेतर साहित्य के अंतर्गत ही एक विधा आती है जिसे हम आलोचना कहते हैं। तो कथेतर साहित्य के अंतर्गत जो विधा आती है उसे आलोचना कहते हैं। जबकि हम संस्कृत में इसकी स्थिति को खोजें तो शास्त्र कितने प्रकार के हो जाते हैं। जैसे हम काव्य का एक शास्त्र होता है, काव्य शास्त्र। एक व्याकरण का शास्त्र होता है, व्याकरण शास्त्र। एक दर्शन का शास्त्र होता है, उसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। एक भाषा का शास्त्र होता है, उसे भाषा शास्त्र कहते हैं। तो व्याकरण हमारा किसके अंतर्गत आता है साथियों? तो वो आता है शास्त्र के अंतर्गत। काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र जब हम यहां पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं ये संस्कृत साहित्य में यहां स्थित है और हिंदी में इसकी स्थिति यहां पर स्थित है। समझ गए होंगे? जब हम संस्कृत में बात करते हैं तो संस्कृत में काव्य शास्त्र शास्त्र के रूप में पढ़ा जाता है और साहित्य में हम लोग क्या पढ़ते हैं? गद्य के अंतर्गत कथेतर साहित्य में इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये हम किस चीज को आज पढ़ने जा रहे हैं। ये तो मैंने इसकी एक अवस्थिति बता दी कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहां पर है। लेकिन हिंदी की जो आलोचना है वो आपको पाठ्यक्रम में कहीं नहीं मिलेगी। पाठ्यक्रम आप खोल के देखें तो कहीं भी आपको हिंदी में आलोचना विधा नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल यहां इसका नाम है आलोचना। आलोचना का पहले
एक सामान्य अर्थ हम देख लेते हैं कि आलोचना का सामान्य अर्थ किस तरह से है, उसका स्वरूप साहित्य में किस तरह से है। तो साथियों, जैसे आप एक शब्द और सुने होंगे, संविधान। संविधान क्या करता है? नियम बनाता है। नियम किसके लिए बनाता है? मनुष्यों के लिए बनाता है। और मनुष्यों के नियम क्यों बनाता है? क्योंकि वो अनुशासित रहे। अनुशासन ही सर्वोपरि है। तो व्यक्ति अनुशासित रहे, इसके लिए संविधान का निर्माण किया जाता है और उस संविधान को यथारूपेण लागू किया जाए, उसके लिए प्रशासन बनाया जाता है और उसकी रखवाली करने के लिए न्याय विभाग बनाया जाता है। ये तो हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आलोचना विधा जो है, यह एक शास्त्र है और यह नियम बनाता है और जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की व्याख्या करता है और यह देखता है कि साहित्य में किन चीजों का उल्लंघन हो रहा है और कौन सी चीजें सही प्रकार से लागू की जा रही हैं। संविधान के बिना राष्ट्र का महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी पदार्थ को अच्छी तरह से देखने के लिए आलोचना की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है? मेरा वीडियो रुक रहा है। नहीं, वीडियो तो एकदम सही चल रहा है। वीडियो एकदम सही चल रहा है। जिसका मान लीजिए नहीं चल रहा है, एक बार वो अपने वीडियो को या मोबाइल को ही बंद करके फिर से शुरू कर ले, तो जो है अपने आप चल जाएगा। आलोचना जो शब्द है, यह स्त्रीलिंग का शब्द है। यानी आलोचना होता है या आलोचना होती है, तो आप कहेंगे कि आलोचना होती है। इस दृष्टिकोण से आलोचना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर है? इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ विवेचन या गुण दोष निरूपण। समझिएगा, इसका अर्थ होता है गुण दोष निरूपण या विवेचन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आलोचना, आलोचना का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि केवल और केवल गुण दोष निरूपण ही करना या उसमें भी केवल दोषों का निरूपण करना ही आलोचना है। केवल दोष का निरूपण करना। ठीक है, हम एक अच्छी चीज को देखते हैं। शादी में क्या होता है कि एक दुल्हन है। शादी में दुल्हन जो है आ गई, ये दुल्हन है। अब गांव की सारी महिलाएं इसको देखने के लिए आ रही हैं। गांव की सारी महिलाएं क्या करती हैं? इसको देखने के लिए आती हैं और इसका घूंघट उठा के देखती हैं और कहती हैं, अरे वाह, एकदम चांद का टुकड़ा बहू पाई हैं आप। मुंह के सामने सब ठीक कहती हैं, लेकिन अब जब उसको देखकर वो पुनः गांव में चली जाती हैं, तब यहां पर इसी दुल्हन की क्या चालू होती है? आलोचना चालू होती है। क्या चालू होती है? आलोचना इसकी शुरू हो जाती है। अब इसकी आलोचना के कुछ आधार होंगे, किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है और किन दृष्टियों से आलोचना की जाती है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, सबकी अपनी आलोचना होती है। तो मान लीजिए इस दुल्हन की आलोचना की शुरुआत उन्होंने किया सौंदर्य के दृष्टि से।
तो सबने कहा अरे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, यहां तो पास हो गई सौंदर्य में। किसी ने कहा कि ठीक है ऊंचाई के आधार पर, कहने सुंदर तो बहुत है लेकिन लंबी नहीं है, नाटी है, छोटी है। तो ऊंचाई के आधार पर उन्होंने एक आलोचना की, एक आलोचना सौंदर्य के आधार पर की, एक आलोचना उन्होंने व्यवहार के आधार पे की। कहीं सब तो अच्छा लेकिन व्यवहार हमको नहीं अच्छा लगा, चुप्पी है, एकदम घोड़मुही है। हाँ राधा की अम्मी गई, इतना देर बैठी रही, बताओ बुढ़ापा होके गई देखने के लिए दुल्हन, लेकिन वो चुप्पी एकदम ऐसे बैठी रही घोड़मुही, कुछ बोली नहीं, पानी भी पीने के लिए नहीं दी। तो ये व्यवहार है, व्यवहार के आधार पर नहीं सही है। उन्होंने कहा देखते थे सदाचार है कि नहीं, आचरण उसका कैसा है, आचरण के आधार पर। कहे आचरण तो बहुत बढ़िया है मुन्नी की अम्मी, एकदम बहुत बढ़िया। वो देखो तुरंत जैसे हमको लागत उनके सास उनको बताई थी कि जैसे कोई आए बस पैर पे गिर जाना, ऐसे गिर जा रही थी पैर पे, दंडवत होकर प्रणाम कर रही थी, ये तो उसका बहुत अच्छा था। तो यानी कि कुछ ऐसे आधार बनाए गए उस औरत को देखने के बाद, उस लड़की को देखने के बाद शादी में, जिनके आधार पर उसकी आलोचना की गई। तो उस आलोचना में उसका गुण भी बताया गया, उसका दोष भी बताया गया। ठीक है, आलोचक निंदक, निंदक कहा गया उसे, निंदक नियरे राखिए। तो निंदा का तात्पर्य एक है, निंदा में ऐसा नहीं है कि दोनों पक्ष आते, निंदा में सदैव एक पक्ष आता है, बुराई। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए साहित्य में एक शब्द और प्रचलित था, साहित्य में एक शब्द प्रचलित था जिसे हम भावक कहते हैं। ठीक है, क्या नाम था इसका? साहित्य में इसे क्या कहा जाता था? भावक कहा जाता था। ठीक है, अब यहां पर आलोचना जो शब्द है, लुच धातु से अर्थ निकला हुआ है। आलोचना शब्द का जन्म लुच धातु से हुआ है। एक गाना आप लोगों ने जरूर सुना होगा और एक गाली भी आप लोगों ने खूब सुना होगा। सुनी है गाली? कौन सी? लुच्चा। सुना है आपने? हो सकता है आप लोगों ने दिया भी हो किसी न किसी को। लुच्चा। देखिए जो भी गालियां हैं, आप कोई भी हिंदी की ऐसी गाली नहीं बता सकते, संस्कृत में कोई ऐसी गाली नहीं बता सकते जो अश्लील हो, कोई भी गाली नहीं। जो भी गालियां बनी वो किस तरह से बनी, या तो जानवरों को आधार बना के बनी, या तो व्यवहार को आधार बना के बनी। इस तरीके से जो आज प्रचलित गालियां हैं वो गाली आप किसी के सामने नहीं दे सकते हैं, ऐसी गालियां बनी है। संस्कृत में ऐसी गालियां हैं, तो वो हिंदी की गालियां नहीं है और संस्कृत की गालियां नहीं है। आप कोई भी एक गाली मुझे बता दीजिए जो संस्कृत भाषा में रही हो, संस्कृत भाषा में कोई भी गाली आपको नहीं मिलेगी। और तत्सम प्रधान हिंदी भाषा की बात करें तो उस हिंदी भाषा में भी आपको एक भी गाली नहीं मिलेगी। जो भी गालियां हैं वो आयातित हैं, दूसरी भाषाओं से आई हैं, यानी कि हमारी संस्कृति में गाली थी ही नहीं। जो अंग्रेज या अन्य भाषाओं के लोग अपने को संस्कृत सुसंस्कृत बताते हैं और कहते हैं महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों ने ही महिलाओं को केंद्र में लाके गालियां बनाई और वो गालियां हम लोगों को बताई। आज वही गालियां हम लोग धड़ल्ले से देते हैं। एक जो गाली है लुच्चा, ध्यान रखिएगा, लुच्चा में एक शब्द आता है लुच धातु। लुच धातु आपको भी मैंने तुरंत बताया, लुच धातु, लुच का मतलब होता है, लुच से ही बना हुआ है लोचन।
लुच्चा का मतलब होता है जो जिसकी निगाहें ठीक नहीं हो। निगाहें ठीक नहीं हो का मतलब यह है कि आंख का काना न हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति जिसकी निगाहें ठीक न हो, मतलब जिसकी निगाहें बुरी हो, जो कुदृष्टि रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लुच्चा कहते हैं। किससे बना है? लुच धातु से बना है। ध्यान रखिएगा, ये गाली आपने सुनी होगी, दी भी होगी। तो लुच्चा ऐसी गाली है कि लोग दे देते हैं सामने, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब इसका जो आलोचना शब्द की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आलोचना शब्द का जन्म जो है वह लुच धातु से हुआ है। ठीक है? और लुच का अर्थ क्या होता है? देखना। ठीक है? और लुच का अर्थ क्या होता है? देखना। यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, ये सब भी हैं, और बाकी जितनी भी गालियां आप देखेंगे मदर से शुरू हो रही हैं। ठीक है? ज्यादातर गालियां जो हैं वह आप देखेंगे कि भारत की नहीं है, अपनी संस्कृति की नहीं है, बहुत सारी गालियां हैं। बहरहाल, तो लुच का अर्थ क्या होता है? देखने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म एक शब्द है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का हिंदी रूपांतरण भी इसे हम कह सकते हैं। यानी कि हिंदी रूपांतरण जब हम करते हैं, क्रिटिसिज्म का हिंदी रूपांतरण आलोचना है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह किस प्रकार की आलोचना है जिसको पढ़ा जाता है? ठीक है? यह किस प्रकार की आलोचना है जिसको हम पढ़ते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह संज्ञा है, स्त्रीलिंग है। आलोचना का अर्थ होता है गुण दोष विवेचन। विवेचन, सम्यक प्रकार भली प्रकार से देखना। गुण दोष विवेचन करना। तो ये साथियों सारे इसके अर्थ होते हैं। ठीक है? रोना रोना आ रहा है। आप एक काम करिए कि अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालिए और उसके बाद फिर से उसको जनरल मोड में डाल दीजिए। इसके बाद भी ना हो, जियो का सिम हो तो किसी अपने ही परिचित नंबर पे कॉल कर दीजिए और फिर आप नेट चलाइए, नेट की स्पीड बढ़ जाएगी। ये कुछ ट्रिक्स हैं, अपना लीजिए, निश्चित तौर पर आपका नेट जो है वो पहले से सही चलने लगेगा। ठीक है? तो विलोकन, विवेचन, समीक्षा, यह इसके कुछ अन्य नाम आपको मिलते हैं। ठीक है? तो ये आलोचना से जुड़ी शब्दावलियां हैं, आलोचना से जुड़ी और शब्दावलियां हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ठीक है?
दरअसल आलोचक जो शब्द है वह आधुनिक शब्द है। आलोचक यह आधुनिक शब्द है और इसी शब्द के लिए भावक जो है वह एक प्राचीन शब्द है। तो आलोचक शब्द जिस अर्थ में लिया जाता है यह क्या है, पुराना है। आलोचक नया शब्द है और उसी रूप में जो भावक शब्द है यह काफी पुराना। तो भावक पुराना है, आलोचक शब्द एक नया शब्द है। ठीक है। भावक और आलोचक करता क्या है, दोनों का एक ही काम है। ठीक है, यहां लिख लेंगे यहां लिख लेंगे संस्कृत साहित्य में सम्यक दृष्टिकोण से कृति या कृतिकार का मूल्यांकन करने वाला भावक कहलाता था। ठीक है, तो भावक शब्द क्या है, ये पहले प्रयोग में लाया जाता था। पहले क्या कहा जाता था, भावक कहा जाता था उसे, और आज इसे हम आलोचक कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए हैं कि आलोचक का मतलब क्या होता है। तो आलोचक का मतलब यह होता है कि वो किसी भी चीज में अच्छाई और बुराई दोनों देखेगा। केवल अच्छाई नहीं देखेगा, केवल बुराई नहीं देखेगा, वो सम्यक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टियों से वो उसमें एक मूल्यांकन करेगा। तो सम्यक दृष्टिकोण से जो मूल्यांकन करने वाला है उसे हम भावक भी कह सकते हैं और उसे हम आलोचक भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें कंफर्म में हो गई हो तो हम आगे बढ़ें। चलिए अब देखते हैं जो आलोचक और भावक है इसकी जो कड़ियां हैं वो कहां से जुड़ती हैं। यहां लिख लेते हैं आलोचक आलोचक का कार्य क्या होता है और हमें इसे किस तरह से समझना चाहिए। तो आलोचक या भावक का उत्तरदायित्व, कहां समझ में आया तुरंत पूछिएगा। आलोचक या भावक का साहित्य में उत्तरदायित्व तिहरा है। एक विशेषण शब्द मैंने लिखाया, इकहरा, दोहरा, तिहरा। तो आलोचक या भावक का साहित्य में उत्तरदायित्व क्या है, भाई इनका काम ही क्या होता है। तो इनका तिहरा उत्तरदायित्व होता है। कितना होता है, ये परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि एक आलोचक या भावक का उत्तरदायित्व कितना होता है। तो इनका उत्तरदायित्व कितना होता है, इनका उत्तरदायित्व तिहरा होता है। तो वो तिहरा उत्तरदायित्व कैसे है, यहां एक ग्राफ के जरिए हम देखते हैं। यहां हम लिख लेते हैं आलोचक का जो उत्तरदायित्व है वहां लिखते हैं। एक तो है कवि या लेखक, पहला उत्तरदायित्व इसका कवि या लेखक के प्रति है। दूसरा
कृति या रचना, जो कोई कृति है या जो रचना है उसके प्रति आलोचक का भी उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो पहला उत्तरदायित्व कवि या लेखक के प्रति है इसका, दूसरा उत्तरदायित्व इसका कृति और रचना के प्रति है, और तीसरा उत्तरदायित्व कवि या लेखक जो रचना लिखता है उस जो पढ़ता है अर्थात उस पाठक वर्ग के लिए होता है। ठीक है, तो तीसरा जो होता है समाज या पाठक वर्ग तक के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? तो इसका उत्तरदायित्व क्या क्या है? इसका उत्तरदायित्व तीन तरीके से है। आलोचक का उत्तरदायित्व तीन तरीके से है। एक तो इसका उत्तरदायित्व है कवि या लेखक के प्रति, कि कवि या लेखक को क्या करे, बताए कि कविता कैसे लिखनी है, कविता के टूल्स क्या हैं। कवि लेखक को बताया गया, जैसे महादेव प्रसाद द्विवेदी ने निराला को बताया कि भाई ये कविता में अश्लीलत्व दोष है, हम जूही की कली कविता को नहीं छाप सकते, इसमें ये परिवर्तन करिए। अब उन्होंने परिवर्तन कर दिया, कोई कृति और रचना बन गई। अब उस रचना में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। और तीसरा उत्तरदायित्व जो समाज और पाठक वर्ग का है, एक पाठक के नजरिए से, समाज के नजरिए से उस कृति को देखना। जैसे नजर भी अलग अलग तरीके की होती है। अब जैसे आपकी शादी तय हो रही है, मेरे ज्यादा उदाहरण शादी से होते हैं क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जिसपे सुन के सबको मजा बहुत आता है, अच्छा भी लगता है। तो आपकी शादी तय हो रही है, तो आप तो शादी देखने के, लड़की देखने के लिए गए, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि खूब सुंदर बढ़िया लंबी लड़की हो, गोरी लड़की हो, सुंदर हो, पतली छरहरा बदन हो, काले घुंघराले बाल हो, आंखें ऐसी हो, मस्तक ऐसा हो, सारी कल्पना आप किए रहते हैं। और आपकी माता जी जाती हैं देखने के लिए आपके साथ में, तो उनके दिमाग में क्या क्या रहता है कि सुंदर कम हो चल जाएगी, एक तो यह है कि हमारा जो वंश है वो अच्छा चलाने वाली हो, पति की देखभाल भी करने वाली हो, थोड़ा खाना वाना भी बना ले, परिवार को संयोजित करके चला सके। ठीक है, तो इसी तरीके से देवरानी जाएगी या जेठानी जा रही हैं, वो अलग दृष्टिकोण रखेंगी। तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी कृति को जब कोई देखता है तो उसका भी दृष्टिकोण अपने अपने तरीके से अलग अलग होता है। तो यहां पर भी जो आलोचक है उसका जो उत्तरदायित्व है कवि या लेखक के प्रति पहला उत्तरदायित्व है, कृति और रचनाकार के प्रति उसका दूसरा उत्तरदायित्व है, और समाज या पाठक के प्रति उसका तीसरा उत्तरदायित्व है। तो उसके ये तीन उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण तरीके से आपने जाने। ठीक है, क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। तो होता यह है कि कवि या लेखक वह प्रेरक और मार्ग प्रदर्शक है, कृति के गुणों का विज्ञापन, दोषों का विवेचन और दिग्दर्शन करता है, समाज को कृति और कवि के संबंध में वास्तविक ज्ञान कराता है, सत्कृतियों के पाठन की प्रेरणा जागृत करता है, लेखकों के प्रति सम्मान भाव जागृत करता है, और तीनों प्रकार के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए आलोचक का जब हम निर्धारण करते हैं तो आलोचक के कुछ गुण होने चाहिए। ये सारे प्रश्न आपके स्थापना, तर्क, कथन और कारण इस तरह से पूछे जाएंगे, प्रवृत्तियां, विशेषताएं इससे पूछे जा सकते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं आलोचक के गुण, यानी जो आलोचना करता है उसे हम क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। और आलोचक का गुण होना चाहिए, आलोचक के कुछ गुण भी निर्धारित किए गए हैं। तो अब हम लोग उन आलोचकों के कुछ गुणों की तरफ अपना ध्यान लेकर चलेंगे। पहला इसका गुण है तो साथियों पहला गुण है सहृदयता। क्या गुण है? पहला गुण है सहृदयता। कंफर्म है आपको?
सहृदय का मतलब क्या है? जो सरल हृदय वाला हो वह, कुटिल हृदय वाला नहीं। जो अच्छे दिल, अच्छे ख्यालात वाला व्यक्ति है, जो सहृदय है, कुटिल नहीं है, जो निषेधात्मक और योगात्मक दोनों रूपों में आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सहृदय होना चाहिए, और सहृदय होने के साथ साथ ये क्या होना चाहिए? पूर्वाग्रही न हो। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को पूर्वाग्रह हो जाता है। मान लीजिए किसी ने ये सोच लिया कि अमरीश सर अच्छा नहीं पढ़ाते। अब मैंने कोई चीज अच्छी पढ़ाई तब भी उनको लगेगा कि मैं नहीं अच्छा पढ़ाता, और बुरी पढ़ाई तब तो उनको लगेगा ही कि अच्छा नहीं पढ़ाते। किसी को लगता है कि अमरीश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं कोई चीज गलत भी पढ़ा दूंगा तब भी उनको लगेगा कि नहीं सर अच्छा ही पढ़ाए हैं। इसका मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए किसका, और उसको क्या होना चाहिए? सहृदयी होना चाहिए। ठीक है, द्वेष, ईर्ष्या मुक्त होना चाहिए। अब कोई कहते हैं बताइए ये कैसे लिख सकता है, कोई महिला आलोचना कैसे कर सकती है, कोई निचली जाति का व्यक्ति आलोचना कैसे कर सकता है? इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ किसी भी बात को बहुत अच्छे से कहने की शैली होनी चाहिए। मतलब अगर बुरी बात भी अगर किसी को कहे तो बात सबको अच्छी लगनी चाहिए। तो ये पहला गुण उसका होता है कि वो सहृदय हो। इसके बाद विस्तृत ज्ञान होना चाहिए उसके पास। विस्तृत ज्ञान, अगर आपके पास विस्तृत ज्ञान ही नहीं है तो आप आलोचक नहीं बन सकते। अब आपसे कहा जाए, किसी मैथ वाले टीचर से कहा जाए कि सर हिंदी वाले सर पढ़ा रहे, थोड़ा देख लीजिए अच्छा पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, तो उसको कैसे मालूम चल पाएगा कि हिंदी अच्छा पढ़ा रहा हूं कि मैं बुरा पढ़ा रहा हूं? तभी मालूम चल पाएगा जब वो हिंदी जानता होगा, और जितना अधिक हिंदी जानता होगा, पठन पाठन की शैली जितना अधिक जानता होगा अच्छे से, उतने अच्छे से ही वो हमारे गुणों या हमारी पहचान कर पाएगा। तो आलोचक का जो दूसरा गुण है वह विस्तृत ज्ञान है। और साथियों, आलोचक का तीसरा महत्वपूर्ण गुण है निष्पक्षता। निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आपका कोई दुश्मन भी अगर कोई रचना लिख दे रहा है और उस पर जब आप आलोचना करने जा रहे हैं, तो आप उस पूर्वाग्रह से दूर रहिए और वहां निष्पक्ष होकर उसका उत्तर दीजिए, निष्पक्ष होकर उसका निर्णय दीजिए, जो उसमें सही है, जो गलत है, यानी कि एक जज की भांति, एक न्यायप्रिय व्यक्ति की भांति वहां पर आप निष्पक्षता के साथ अपने निर्णय को, अपनी बातों को, अपनी दृष्टि को रखेंगे। तो निष्पक्षता इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, और अगला है साहित्य प्रेरक होना चाहिए। मतलब ऐसी चीजें वो लिखें कि अगर लेखक के अंदर कुछ कमी भी है, उस रचना में कोई कमी भी है, तो उससे प्रेरित होकर लोग लिखें। जैसे हिंदी कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता एक निबंध लिखा गया, और आलोचनात्मक निबंध था, और इस आलोचनात्मक निबंध को लिखते हुए बहुत सारे लोग प्रेरित हुए, और उर्मिला के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। या
साहित्य की उपेक्षित नायिकाएं, इस नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी उससे प्रभावित हुए, फिर उसका अनुवाद किया, फिर उसके बाद हिंदी में मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो आप प्रेरक भी हो, उस चीज को लेकर जो चीज आप लिख दें उससे लोग प्रेरित हो जाएं, उसके स्वरूप में कुछ और नई चीजें मिल जाए। ठीक है, अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर चर्चा करने चल रहे हैं वो है कि आलोचना जो होता है, आलोचना का जो कार्य है वो क्या है। एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि आलोचना का कार्य, कि भाई आलोचना कार्य क्या करती है, आलोचना का क्या कार्य है। ठीक है, आलोचना का कार्य क्या है? कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल प्रकट करना। कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना, ये क्या है? आलोचना का प्रमुख कार्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आलोचना के रूप एवं पद्धतियां। ये जो पोर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी स्टेट के टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। झारखंड में पूछा जाता है, उत्तराखंड में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यूजीसी नेट में, केवीएस एनवीएस में, ईएमआरएस में, हर जगह आलोचना के रूप और पद्धतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली आलोचना का प्रकार है जिसे हम कहते हैं आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना। आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना। तो इसका पहला प्रकार है आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना। टेलीग्राम पर नहीं है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम का एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन पर, एक फ्री टेलीग्राम, एक पेड टेलीग्राम। तो जो पेड टेलीग्राम है उस पर आप क्लिक करिए और स्वतः जुड़ जाइए। तो आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना है, तो यह आलोचना क्या होती है? यह आलोचना का स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र रूप है। इस पद्धति में आलोचक किसी विचार, दृष्टि से बंधा नहीं होता। जैसे बहुत सारी दृष्टियां हैं किसी चीज को देखने की। एक है दलित दृष्टिकोण अपनाइए, स्त्री विमर्श का दृष्टिकोण अपनाइए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाइए। इस तरह से बहुत सारे दृष्टिकोण है, बहुत सारी दृष्टियां हैं किसी चीज को देखने की। तो किसी एक दृष्टि को अपनाकर
यह आलोचना नहीं की जाती। जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना, फेमिनिज्म स्त्री विमर्श की दृष्टि से, दलित विमर्श की दृष्टि से, इस तरह से कोई दृष्टि विशेष इसमें हावी नहीं होती है। तो इस तरह की आलोचना में आलोचक बहुत स्वच्छंद रूप में किन्हीं भी नियमों या सिद्धांतों में बदकर नहीं चलता है। वह कृति के अध्ययन के उपरांत अपने ऊपर पड़े हुए मौज पूर्वक विश्लेषण करता है और इसकी शैली भावपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, भावपूर्ण शैली में व्यक्तिगत प्रभावों का वर्णन होता है। अब हमने रामचरितमानस पढ़ी, रामचरितमानस को पढ़ने के बाद जो भी चीजों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मैं मुसलमान हूं तब मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, हिंदू है तब क्या प्रभाव पड़ा, मैं किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हूं, मैं धर्म को आधार में नहीं रख रहा हूं। या तुलसीदास के ऊपर, अब दलित अगर तुलसीदास के रामचरितमानस पर आलोचना लिखेगा तो दलित विमर्श की आलोचना लिखेगा। दलित विमर्श की आलोचना लिखते समय उसके अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था आएगी। तुलसीदास वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक थे, तो वो स्वाभाविक है कि अगर कोई दलित दृष्टि से रामचरितमानस की आलोचना लिखेगा तो उसमें लिखेगा कि तुलसीदास जी ने वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषण किया है, वो दलित विरोधी थे, ऐसा लिख सकता है। लेकिन जब वो आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना लिखेगा तो उसको व्यक्तिगत रूप में जो चीजें लगेंगी, कोई बिना किसी दृष्टिकोण के जो चीजें लगेंगी, जिसके प्रभाव में आकर उन चीजों को वो व्याख्यायित कर देगा, सबके सामने रख देगा, उसे हम आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना कहेंगे। ठीक है, दूसरी है सैद्धांतिक आलोचना। देखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मूलतः आलोचना कितने प्रकार की होती है। अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो यहां लिख लें आप नोट, मूलतः आलोचना दो प्रकार की होती है। कौन सी? या तो कोई भी आलोचना सैद्धांतिक होगी और या कोई भी आलोचना व्यवहारिक होगी। ठीक है, मूलतः आलोचना के दो ही प्रकार होंगे, या तो आलोचना वो सैद्धांतिक होगी या तो वह आलोचना व्यवहारिक होगी। मूलतः इसके दो ही प्रकार होंगे। लेकिन हम आलोचना के रूप और पद्धतियों में दूसरी आलोचना देखेंगे, स्पेकुलेटिव क्रिटिसिज्म। स्पेकुलेटिव क्रिटिसिज्म, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैद्धांतिक आलोचना को अंग्रेजी में, तो इसे अंग्रेजी में स्पेकुलेटिव क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आलोचक व्यक्तिगत श्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन करते हुए सिद्धांतों की खोज करता है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेष्ठ कृतियों का चयन करते हुए
सिद्धांतों की खोज करता है। कौन करता है? आलोचक। तो आलोचक इस पद्धति में क्या करता है? व्यक्तिगत श्रेष्ठ कृतियों का चयन करते हुए सिद्धांतों की खोज करता है, देखता है वो किस सिद्धांत पे रचना लिखी गई है। वो इस पर विचार करता है कि क्या इस कृति में वो सिद्धांत है कि नहीं है। जैसे लोक मंगल का सिद्धांत, लोक मंगल की साधनावस्था का ग्रंथ है या लोक मंगल की सिद्धावस्था का ग्रंथ है, इस चीज को वो खोजेगा। और इस प्रकार जब वो किसी कृति में यह चीज खोजेगा तो वह आलोचना की विधि क्या कहलाएगी? सैद्धांतिक आलोचना कहलाएगी। रामचंद्र शुक्ल जब सैद्धांतिक आलोचना करते हैं तो वो ग्रंथों को दो भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं लोक मंगल की साधना अवस्था के ग्रंथ, एक है लोक मंगल की सिद्धावस्था के ग्रंथ। ठीक है, तो ये आगे इस टूल्स की बात करेंगे। कुछ आलोचना की कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, यूजीसी हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, इन सब में एक दो शब्दावली पूछी जाती है आलोचना की। तो आलोचना की जो कुछ शब्दावलियां हैं उनसे भी आपको परिचित कराएंगे। जैसे आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना में अंतर क्या होता है, भावक, आलोचक, इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, आलोचना के कुछ कूट शब्द जो हैं उस पर भी आपको हम ले चलेंगे और उसको हम बताएंगे। ठीक है, इस आलोचना के अंतर्गत सिद्धांत और काव्यशास्त्र के ग्रंथ लिखे जाते हैं। इनका आधार काव्यशास्त्र एवं सिद्धांत के ग्रंथ होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रसवादी आलोचक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल कैसे आलोचक है? रसवादी आलोचक है। डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक है? यह भी रसवादी आलोचक है। तो ये क्या करेंगे कि रस के आधार पर, रस सिद्धांत के आधार पर आलोचना करेंगे। कोई अलंकारवादी आलोचक है तो किसी न किसी कृति को आधार मानकर वो आलोचना करेगा। तो जब हम किसी कृति को आधार मानकर या काव्यशास्त्र के किसी सिद्धांत को आधार मानकर किसी कृति की आलोचना करेंगे तो वह आलोचना किस प्रकार की आलोचना कहलाएगी? तो उसे हम सैद्धांतिक आलोचना कहेंगे। तीसरा, शास्त्रीय या निर्णयात्मक आलोचना। अंग्रेजी में एक शब्द इसके लिए आता है, जुडिशियल क्रिटिसिज्म। इसे क्या कहा जाता है? जुडिशियल क्रिटिसिज्म। अंग्रेजी में इसे जुडिशियल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। यह सैद्धांतिक आलोचना का विलोम है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, मनोज जी सब बताएंगे, ये सारी टूल्स बताएंगे। लोक मंगल की लोक मंगल क्या है, साधनावस्था क्या है, सिद्धावस्था क्या है, श्रम का परिहार क्या है, श्रम का परिहास क्या है,
बहुत सारे टूल्स हैं, वो सब हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है कि ये सैद्धांतिक आलोचना का विलोम कहा जाता है या उसका उल्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि शास्त्रीय आलोचना और सैद्धांतिक आलोचना में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो एक दूसरे का ये विलोम होती हैं। इन दोनों को क्या कहा जाता है? विलोम कहा जाता है। इसमें काव्य कला और शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर काव्य कला या शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर आलोचना की जाती है। ठीक है, तो काव्य कला या शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर इसमें आलोचना की जाती है। ठीक है, और यह जैसे जो विभिन्न सिद्धांत हैं उस पर इसको कसा जाता है, एक निर्णय दे दिया जाता है। जैसे इसका नाम क्या है? निर्णयात्मक आलोचना। जैसे मैंने अलंकार को आधार मान लिया और अलंकार को आधार मानने के बाद हमने निर्णय दे दिया कि नहीं, अलंकार सिद्धांत के आधार पर यह आलोचना हम करते हुए बता रहे हैं कि यह कृति ठीक नहीं है, इसमें ये दोष है। अलंकार सिद्धांत के आधार पर हमने निर्णय दे दिया ये कृति अच्छी है या बुरी है, इसमें अच्छा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। तो इसका जब हम निर्णय दे देते हैं, जैसे संविधान के आधार पर हम क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, इसीलिए इसको जुडिशियल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो जुडिशियल क्रिटिसिज्म क्या होता है? एक संविधान होता है, संविधान के नियमों के आधार पर आलोचक वहां पर कौन होता है? वहां होता है जज। तो जज क्या करता है? संविधान को देखता है और उन नियमों क्लास के आधार पर वो एक निर्णय दे देता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम आलोचना की बात करते हैं तो किसी एक नियम या सिद्धांत के आधार पर निर्णय देने की स्थिति को हम इस आलोचना पद्धति के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है व्याख्यात्मक आलोचना। नंबर इसका लिख लीजिएगा, कौन सा नंबर है? तीसरा था, ये चौथा हो गया। चौथा हो गया व्याख्यात्मक आलोचना। ठीक है, ये हो गई आपकी व्याख्यात्मक आलोचना। और व्याख्यात्मक आलोचना भी काफी महत्वपूर्ण है साथियों। मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि व्याख्यात्मक आलोचना है क्या, व्याख्यात्मक आलोचना है क्या। इसे इंडिकेटिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इसमें ना कठोर सिद्धांत को महत्व देते हैं, और ना ही युग चेतना को। तो इसमें ध्यान रखना है कि दोनों चीजों को महत्व नहीं दिया जाता है, दोनों चीजों का महत्व नहीं है। ना ही कठोर सिद्धांत को महत्व दिया जाता है और ना ही युग चेतना को। युग चेतना क्या है? अब जैसे मान लीजिए आप द्विवेदी युग में हैं, तो द्विवेदी युग की विशेष युग चेतना क्या थी? इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, भारतेंदु युग की एक
अपनी युग चेतना एक अपनी एक विशेषता थी। तो युग चेतना और युग की जो विशेषता है उसको ये महत्व नहीं देता है, और ना ही काव्यशास्त्र के कठोर सिद्धांतों और नियमों को ही ये महत्व देता है। इसका प्रमुख ध्येय क्या है? कृतियों की कवि के दृष्टिकोण में व्याख्या करना। कवि के स्वयं के दृष्टिकोण में कृति की व्याख्या। तो इसमें करता क्या है कि कवि जो होता है स्वयं के दृष्टिकोण में कृति की व्याख्या करता है, ना तो वो उस सिद्धांत को उतना महत्व देता है और ना ही उस युग की चेतना को महत्व देता है। अब जैसे आज के शब्दों में समझे, आज के रूप में इसको देखें, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, युग चेतना की बात करते हैं। गांधी जी और अंबेडकर में घनिष्ठता थी, मतभेद भी था, लेकिन गांधी जी जिस युग में अंबेडकर जी के साथ हैं वह युग छुआछूत का युग था। अगर गांधी के अंदर युग चेतना होती तो शायद वो उस युग चेतना से प्रभावित होकर अंबेडकर जी को छुआछूत के आधार पर उतना महत्व नहीं देते जितना महत्व उन्होंने दिया। युग चेतना उनके ऊपर प्रभावी नहीं थी। तो युग की जो चेतना है या उस युग में जो चल रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छाई और बुराई दोनों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़े। जैसे अब मान लीजिए युग की चेतना क्या है? स्वतंत्रता। छायावाद क्या है? छायावाद का जो काव्य है वो स्वतंत्रता की चेतना लेकर आता है। राम की शक्ति पूजा पढ़ते हैं तो वहां पर भी बताया जाता है कि भारत की जो शक्ति है उसको किसी ने ग्राह लिया है और उसी शक्ति को छुड़ाने के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए सब कार्य कर रहे हैं। तो सीता को शक्ति मान लिया गया कि शक्ति, भारत की शक्ति सीता मां, जिनको रावण ने ग्रहण कर लिया है, ग्रह लिया है, अपहरण कर लिया, प्रहित कर लिया है, और राम उसको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो युग चेतना है उस काव्य में। लेकिन युग चेतना इस तरह के आलोचकों में महत्व नहीं रखती है और ना ही वो इस तरह के सिद्धांतों को ही महत्व देते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर, जायसी, तुलसी की आलोचना इसी पद्धति में किया। शुक्ल ने सूर, जायसी और तुलसी की जो आलोचना की इसी पद्धति में की, और यह व्याख्यात्मक आलोचना का रूप रहा है। ठीक है। अगला है तुलनात्मक आलोचना। ठीक है। तुलनात्मक आलोचना एक ऐसी आलोचना पद्धति है जो हमारे घरों में खूब प्रयोग की जाती है। आप सबके यहां भी खूब प्रयोग की जाती होगी। जैसे आप मान लीजिए पढ़ लिख के खूब खुश हैं, बैठे हैं घर के बाहर, कोई आया, कहा और मुन्ना क्या चल रहा है? कहे बस चाचा टीजीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। क्या बढ़िया है, पढ़ो, ठीक है, लेकिन घर की स्थिति का भी थोड़ा ध्यान रखो। देखो मुन्ना तिवारी का लड़का ग्रुप डी में हो गया, 50,000 रुपया तनख्वाह है, शादी हो रही, उसमें चरपहिया मिल रही है एकदम धक्काड़े से, लड़की भी बहुत सुंदर है, बीएड उएड की है। और उनका देखो छुन्नन गुरु का, छुन्नन गुरु के जो है
जो लड़का है वो लेखपाल हो गया है, लेखपाली में बढ़िया से बहुत ऊपरी कमाई है, खूब आमदनी है, तो जरीबे का खेल है, थोड़ा घटा बढ़ा दिया, लाखों का वारा न्यारा, घी तेल सब्जी सब चला रहा है, बड़ा सम्मान है, बड़ी इज्जत है। अब आप एकदम डिमोटिवेट, आपसे कहा जा रहा है अरे बहुत टीजीडीपी चक्कर में मत पड़ो, लेखपाल फॉर्म भर दो। अब आपकी तुलना की जा रही है, अब आपकी योग्यता का कोई मतलब नहीं है कि आप किस योग्यता के हैं, आपकी तुलना की जा रही है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो जो फॉर्म आया है लेखपाल का वो 12वीं पास का है, पोस्ट ग्रेजुएशन से 12वीं पास की तुलना की जा रही है। कुछ बिंदु कुछ तथ्य रख दिए गए, तो जैसे जो तुलना की जाती है, तुलना का एक नियम भी है, तुलना का एक नियम भी है। क्या नियम है? एक गाना है इस पे, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, तो कहा गया कि भैया गंगू तेली और राजा भोज में तुलना नहीं हो सकती है। तुलना किसमें होगी? जो किसी न किसी गुण धर्म के आधार पर बराबर होंगे, तो सदैव तुलना उसमें होती है। ठीक है, तुलना कभी भी असमान व्यक्तियों में नहीं होती है। अब जैसे आपकी प्रेमिका बहुत सुंदर है तबे चांद से तुलना कर सकते हो, नहीं चांद से तुलना आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि गुणधर्म की विशेषता जब तक समानता नहीं होगी तब तक आप तुलना नहीं करोगे, और अगर आप तब तुलना कर देते हो तो बबुआ समझो समझ जाएगी कि फ्लर्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो बाकी तो आप, अब कोई आपकी प्रेमिका है एकदम निहायत, मैं रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूं, निहायत काली है और आप उसकी तुलना कर रहे हो कि तुम्हारा रंग तो एकदम कैटरीना कैफ के जैसे है, तो समझ जाएगी कि भैया ये कैसा लड़का है और वहीं 2-3 थप्पड़ मार देगी। तो तुलना भी करो ना तो उस तरह की सांवली लड़की से तुलना करो तो थोड़ा सा खुश हो सकती है, लेकिन कह दो कि तुम्हारा रंग एकदम कैटरीना कैफ के जैसा है तो समझ जाएगी कि ये पक्का है हमको फ्लर्ट कर रहा है। तो तुलना का एक अपना टूल होता है, तुलना के अपने गुण होते हैं, यह चीजें जो है ध्यान में रखना है। तो तुलनात्मक आलोचना जो है जिसे कॉम्परेटिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंग्लिश में से कॉम्परेटिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें समान गुणधर्म वाली दो या दो से अधिक रचनाओं की तुलना की जाती है। पहला तो रचनाओं की तुलना की जाती है, और दूसरी तुलना या दो से अधिक दो या दो से अधिक कवियों की तुलना की जाती है। तो इस प्रकार की आलोचना को कॉम्परेटिव क्रिटिसिज्म, तुलनात्मक आलोचना करते हैं, ठीक है। और इस आलोचना में एक समस्या है, इसमें किसी कृति या कृतिकार के प्रति अन्याय भी हो सकता है। जब आदमी तुलना करेगा तो किसी ने एक को तो महत्व देगा ही,
और जब किसी को महत्व दे देगा, जब किसी एक को महत्व दे देगा, तो अगले व्यक्ति के साथ ये क्या होगा, अन्याय भी हो सकता है। ठीक है, अगली आलोचना है मनोवैज्ञानिक आलोचना। मनोवैज्ञानिक का मतलब हो गया साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो है वह मनोवैज्ञानिक आलोचना है। यह आलोचना काफी कुछ व्याख्यात्मक आलोचना से मिलती जुलती है। जो हम लोगों ने व्याख्यात्मक आलोचना पढ़ा था, उस आलोचना से यह आलोचना काफी कुछ मिलती जुलती है, मनोवैज्ञानिक आलोचना। इसमें क्या किया जाता है कि भावों, प्रेरणाओं, बाह्य परिस्थितियों, आंतरिक भावनाओं, इन सब के आधार पर कवि वैयक्तिक स्वभाव, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप मनस्थिति आदि के प्रकाश में देखता है और निष्कर्ष निकालता है। तो यह आलोचना में मनोविश्लेषणात्मक पुट भी देखने के लिए मिलते हैं। मान लीजिए आलोचना कैसे करेंगे, तो कोई कृति क्यों लिखी गई, उसका आंतरिक और उसका बाह्य पक्ष। शेखर एक जीवनी उपन्यास अगेनी क्यों लिखा, उस समय बाहरी परिवेश क्या था और एक लेखक का आंतरिक परिवेश क्या था। अब आप जानते हैं कि अज्ञे जी को फांसी होने वाली थी। गरम दल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बम बनाने का काम करते थे और इन्हें साइंटिस्ट के नाम से पुकारा जाता था। अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं, जेल में बंद कर दिए जाते हैं और उन दिनों इन कृत्यों के लिए जिसे भी पकड़ा जाता था उसे जेल जाने के बाद फांसी हो जाती थी। तो इनको लगता है कि अब हमारी मृत्यु संभव है, और जब व्यक्ति मृत्यु को समीप पाता है तो वह पूर्व दीप्त शैली में चला जाता है। वो पीछे से लेकर आगे तक एक छवि बना लेता है। जैसे आपको बता दूं कि आज आपका आखिरी दिन है, आप क्या क्या करना चाहेंगे, या आपसे कह दूं कि कल आपकी परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की, आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप उसमें चूज करेंगे ही। एकाएक आ जाए सूचना कि भैया कल 9 बजे से पेपर है, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो आप पढ़ना चाहेंगे, कुछ ना कुछ देखना चाहेंगे। तो इसी तरीके से यह आलोचना है जो कि आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों का विश्लेषण करके किसी कृति को व्याख्यायित करती है। ठीक है, मनोविश्लेषण के पुट के आधार पर आंतरिक एवं बाह्य पक्षों के साथ कृति की आलोचना करना। ठीक है, ठीक है।
इतना समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, इसमें कर्ता और कृति की सामयिक परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, मतलब वो देख लेगा कि किस काल की रचना है, उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, उस आधार पर उसकी आलोचना कर लेते हैं। तो ये तो रही कुछ महत्वपूर्ण आलोचना पद्धति, और ये ऐसी आलोचना पद्धति हैं, इसके अलावा भी कुछ आलोचना पद्धतियां देखने के लिए मिलती हैं। उन आलोचना पद्धतियों की भी बात कर लें जो काफी चर्चित हैं और सामयिक भी हैं। तो आत्म प्रधान, सैद्धांतिक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक, निर्णयात्मक आलोचना। एक यहां पर हम लोगों ने आलोचना पद्धति छोड़ दी, इसे हम सौष्ठववादी आलोचना कहते हैं, या स्वच्छंदतावादी आलोचना। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है। बताइए। ये जो आलोचना पद्धति है, इस आलोचना पद्धति का जन्म छायावाद में हुआ। दरअसल छायावाद के पहले जितनी भी आलोचना पद्धतियां थी उनमें बहुत कड़ाई से पालन किया जाता था, परंपरावादी दृष्टिकोण पर आलोचना की जाती थी। छायावाद के आगमन के बाद पुराने नियमों को दरकिनार कर दिया गया। इसमें कविता के स्वरूप में तालमेल स्थापित करने के लिए आलोचना पद्धति का विकास हुआ। कविता के स्वरूप में तालमेल स्थापित करने के लिए इस पद्धति का विकास हुआ। ठीक है, तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस पद्धति को सौष्ठववादी आलोचना भी कहते हैं और इसे स्वच्छंदतावादी आलोचना भी कहते हैं। दोनों पूछा जा सकता है।
20वीं शताब्दी छायावादी कविता के रूप में यह एक आलोचना पद्धति थी। ठीक है, तो ये भी आप जान गए। सौष्ठववादी आलोचना क्या है, इसके विषय में और हम डीप जाके इस पे चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद वैचारिक आलोचना पद्धति, और वैचारिक आलोचना पद्धति में एक तो आ गई मार्क्सवादी, जिसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को आधार मान के कृति की आलोचना की गई। ठीक है, इसी में दूसरा विमर्श आधारित आलोचना, विमर्श आधारित आलोचना का तात्पर्य है कि बहुत सारे विमर्श भी आए साहित्य में। दलित विमर्श आया, स्त्री विमर्श आया, अल्पसंख्यक विमर्श आया, इस तरह से बहुत सारे विमर्श आए और इन सारे विमर्शों को आधार में रखकर, केंद्र में रखकर आलोचनाएं की गई। क्लियर है? तो और अंत में एक और आलोचना पद्धति आई जिसे नई समीक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नई समीक्षा के नाम से जाना जाता है। यह भी आलोचना की एक पद्धति है और इसमें पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय आलोचना पद्धति को भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इतनी आलोचना पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों के आधार पर हम आलोचना करते हैं। ठीक है, तो यहां तक पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम दो चीजों को देखेंगे जो प्रमुख हैं। एक तो देखेंगे भारतीय आलोचना पद्धति और दूसरी पाश्चात्य आलोचना पद्धति। तो जब ये एक क्लास इस पे और होगी जिसमें पद्धतियों, उनकी विशेषताओं, उनके टूल्स, ये सब जब हम पढ़ लेंगे तब हम क्या शुरू करेंगे, काल के आधार पर इनका विवेचन। जैसे आलोचना की शुरुआत हिंदी में कब होती है? भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से चलती है, लेकिन वहां पर सारे तत्व नहीं मिलते। फिर द्विवेदी युग में पहुंचते हैं, थोड़ा सा परिष्कार होता है। द्विवेदी युग के बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता। मतलब ये आलोचना की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है और किस युग में कौन कौन से आलोचक थे और उन्होंने कौन कौन सी आलोचनात्मक कृतियां लिखी और किन किन आलोचनात्मक पद्धतियों पर किन आलोचकों ने आलोचनाएं की। जैसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी आलोचक हैं, इनमें से कौन प्रभाववादी समीक्षक हैं, इनमें से कौन सौष्ठववादी आलोचक हैं, इनमें से कौन रसवादी आलोचक हैं, इनमें से कौन ऐतिहासिक आलोचक हैं, इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं। इस तरह का भी प्रश्न आपने देखा होगा। और आलोचनात्मक कृतियां और कृतिकार से संबंधित भी प्रश्न आपने देखे होंगे। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं
और उनके जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं भी यहाँ पर पूछी जाती हैं और उन रचनाकारों ने, आलोचकों ने जो कुछ नियम बनाए, आलोचना के जो कुछ टूल्स और शब्दावलियां निर्मित की, वह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इस चैप्टर को हम सब पढ़ेंगे, समझेंगे। और अगर आज जो बैच चल रहा है, इस बैच में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, जिस बैच का ही नाम है टारगेट नौकरी 2024, ये बैच 2024 में ही पूरा किया जाएगा और आप अभी से तैयारी करके 2024 में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके अनुरूप तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बैच में प्रवेश लेने के लिए व्हाट्सएप करना होगा नंबर पर 9628959237 पर। अगर आप निःशुल्क जुड़ना चाहते हैं तो टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एकलव्य बैच का चयन कर सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी का निःशुल्क टेलीग्राम है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप करके भी हमसे टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल आपसे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रोज पढ़िए, रोज प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।